चलो भाई, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन आज जो स्टार्ट करेंगे वो 12th क्लास का जो फर्स्ट जो चैप्टर नंबर जो सेकंड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर अपन ये बात करें तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। साथ में कुछ स्क्रोटम की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं, स्क्रोटम की स्ट्रक्चर, और इसी के ही फंक्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज समझनी है अपने को कि ह्यूमन के अंदर हमारे को एक चीज समझनी होती है, तीन टर्म्स आती है। सबसे पहले अगर ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करना है तो उसके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या चीज होता है? देखो, रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन की जब अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, अगर अपन ये बात करें, ये एक तरीके का क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन की अगर अपन ये बात करते हैं तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये एक तरीके का क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, जैसे मान लो कि ये एक इंडिविजुअल है, कोई भी एनिमल ले लो, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल क्या बनाता है कि अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म का क्या करता है? यंग वन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यंग वन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो यंग वन जो बना है इस ऑर्गेनिज्म से, ये बिल्कुल इसके क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन का कुल मिलाकर के मतलब क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक यंग वन का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, जो कि बिल्कुल इससे क्या होता है? सिमिलर होता है। यानी अगर अपन ये बात करें, इसकी स्पीसीज वाइज बात करें, तो ये बिल्कुल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो अगर ह्यूमन के केस के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन की अगर अपन ये बात करें तो ह्यूमन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि तीन चीजें होती, ठीक है। ह्यूमंस के केस के अंदर ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो कैसा करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इतनी बात समझ में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यहां पे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब क्या होता है? अगर मेल की अगर अपन बात करें तो मेल में क्या बनेगा? स्पर्म, और फीमेल में क्या बनेगा? ओवम। तो स्पर्म जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? मेल गैमेट से। और फीमेल के अंदर जो ओवम बना है उसको अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फीमेल गैमेट से। तो यहां पे फ्यूजन किसका होगा? कुल मिलाकर के हमारे को यह समझ में आया, मेल गैमेट का, ठीक है, प्लस फीमेल गैमेट का। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर अपने को मेल गैमेट के बारे में पता चला कि मेल गैमेट होता क्या चीज है, मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ओवम बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको ये समझ में आया कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। और गैमेट की अगर अपन बात करें तो दो तरीके गैमेट बनते हैं, एक बनता है हमारे पास में मेल गैमेट और एक बनता है हमारे पास में फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की अगर अपन ये बात करें तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं अपन? स्पर्म। और अगर अपन ये बात करें फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं अपन? ओवम। अब देखो, ये दोनों के दोनों की अगर अपन ये बात करें कि आपने सेल वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा, अगर इस स्पर्म की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हैप्लॉइड सेल है ये एक तरीके की, और ये खुद भी कैसी एक तरीके की? हैप्लॉइड सेल। इतनी बात समझ में आई? जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में क्या करेगी? फ्यूजन करेगी, तो क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। एन और एन मिलकर के क्या बनाएगा? 2n। और 2n को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। तो अगर अपन ये बात करते हैं तो जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात करें तो हमने बोला कि यहां पे मेल गैमेट, ठीक है, प्लस फीमेल गैमेट बोल, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट की अगर अपन ये बात करें तो मेल गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को अपन क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी प्लॉइडी की अगर अपन बात करें, ये कैसा होता है? एन, और ये कैसा होता है? एन। अब एक चीज आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है कि जब अपन गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय एक प्रोसेस चलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस।
और जब अपन को ग्रोथ करनी होती है तो उस समय पे क्या चलता है, माइटोसिस। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी कोई ऐसी सेल जो कि मियोसिस से बनी है वो आगे जाकर के क्या बनाएगी, गैमेट का फॉर्मेशन। यानी जब भी गैमेट बनाना होता है तो उस समय पे क्या होता है, मियोसिस होता है। अब ये दोनों के दोनों गैमेट जब आपस में क्या करेंगे, इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। जब इनका आपस में फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर इसका एन और इसका एन, दोनों का एन मिलाकर के क्या हो जाएगा, 2n। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके का डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब आपने एक चीज ये सीख रखी है छोटी क्लास के अंदर कि जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास में, जाइगोट बना। अब देखो ये जो जाइगोट है, अगर अपन ये बात करें ये मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, क्या इसमें एक ही सेल दिखाई दे रही है, एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, उस एक न्यूक्लियस के अंदर दोनों के क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये एक तरीके की कैसी सेल होगी, यूनिसेलुलर। ये चीज ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई हमने ये भी चीज सीखी थी कि अपनी जो ह्यूमन की जो लाइफ होती है, प्लांट की जो लाइफ होती है वो यूनिसेलुलर से स्टार्ट होती है। यानी सबसे पहले यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन, उस माइटोटिक डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। तो ये जो है एक यूनिसेलुलर सेल। अब ये यूनिसेलुलर सेल क्या करेगी, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी। ठीक है, डिवीजन करेगी और इसके डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। और क्लीवेज डिवीजन होने के बाद में एक ऐसे सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी अगर अपन बात करें आपको सिखाने के लिए, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एक तरीके का यूनिसेलुलर से क्या बन गया, ये एक मल्टी सेलुलर, और यही आगे जाकर के क्या बना लेगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर अपन ये बात करते हैं कि अगर अपन ह्यूमंस के अंदर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म कैसा बनता है, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बाद में ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना है ये फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फीमेल की बॉडी के अंदर ग्रो करे उसके बाद में उसका क्या हो, पार्चुरेशन हो, इस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके के पार्चुरेशन को अपन बोलते हैं वीवी पेरस। यानी हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। वीवी पेरस का मतलब होता है कि एक यंग वन को लेकर वाले या फिर यंग वन को प्रोड्यूस करने वाले। तो यहां पे एक ह्यूमन कैसे होते हैं, वीवी पेरस। अब एक और टर्म आती है इससे मिलती जुलती, ओवी पेरस। ओवी पेरस का मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले यानी एग लिंग। और जो अंडे नहीं देते यानी उनकी बॉडी के अंदर फीटस क्या होता है, पूरी तरीके से डेवलप होता है, उसके बाद में उसका क्या होता है, पार्चुरेशन होता है। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, वीवी पेरस। उसके अंदर किस तरीके का ऑर्गेनिज्म बनता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल। तो हम एक चीज कॉमन लिख लेते हैं, इसके अंदर जो अपने पास में होता है वीवी पेरस होता है। दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। और तीसरा हम यहां पे बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, यहां पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इतनी बात समझ में आएगी आपको, क्या मतलब होता है। इसको फटाफट से लिख लो यहां से लेकर के यहां तक इसको।
ये लिख लो। अब देखो अपन एक चीज और ध्यान रखना कि इस वीवी पेरेस की डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है ना। तो वीवी पेरेस की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो वीवी पेरेस का मतलब क्या होता है कि जो जाइगोट जो होता है, जाइगोट से यंग वन का डेवलप होना, ठीक है ना। ये जो यंग वन का डेवलपमेंट और जाइगोट का जो डेवलपमेंट यंग वन के अंदर हो रहा है, ये कहां पे हो, इनसाइड द बॉडी। जब फीमेल की बॉडी के अंदर ये जो डेवलपमेंट हो और ये यंग वन का क्या हो, आगे जाकर के पार्चुरेशन हो, जब यंग वन हमारे को क्या मिले, पार्चुरेट होकर के मिले, उस तरीके के अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं अपन, वीविपेरस। तो याद रहेगा अपन को। तो ह्यूमन के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, वीविपेरस। वीविपेरस का मतलब क्या होता है, जाइगोट से यंग वन जो बनता है वो कहां पे बनता है, फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। चलो अब देखो अपन इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें जो अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है उसकी अपन बात करते हैं। चलो देखो अपन ये बात करते हैं कि शुरुआत में कि जैसे आपने देखा भी होगा कि जो भी फीमेल है, यानी फीमेल की अगर अपन बात करें तो वो ऐसे रेगुलर चेकअप के लिए क्या कहां पे जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में। और वो सोनोग्राफी करने के बाद में क्या करते हैं, उनको स्टेजेस के बारे में बताते रहते हैं कि ये चीज प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि कहा जाता है कि जो ह्यूमन का जो फीटस होता है वो 4th से लेकर के 5th वीक के बीच में बाई पोटेंशियल होता है। बाई पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल है या फिर फीमेल है। तो हम इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि एट 4 to 5th वीक, 5th वीक की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो अपने पास में एम्ब्रियो जो रहता है वो कैसा होता है, बाई पोटेंशियल रहता है। अब बाई पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि ये किसी भी स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर का मतलब ये हो सकता है ये मेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और फीमेल के अंदर भी। तो हम ये बोलते हैं कन्वर्ट इनटू मेल और फीमेल। तो आप इस समय पे ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये क्या बनेगा, मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। अब कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं इसके अंदर। जैसे होता यह है कि हमारे को कि यहां पे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गोनेडल रिज बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं गोनेडल रिज बोलते हैं। ये गोनेडल रिज आगे जाकर के कन्वर्ट होगा या फिर डेवलप होगा गोनेड्स के अंदर, डेवलप्ड इनटू गोनेड्स, ठीक है। गोनेड्स का मतलब क्या होता है, या तो टेस्टिस या फिर ओवेरी। तो ये गोनेड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी के बाहर की तरफ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, जो कि किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मीजोनेफ्रोस बोलते हैं। ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रोस, ठीक है भाई। अब मीजोनेफ्रोस का मतलब क्या चीज होता है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, यानी भ्रूणीय अवस्था के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमारी किडनी जो होती है, अगर पूरे एनिमल किंगडम की अपन बात करें तो 3 तरह की किडनी बनती है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। हमारी जो किडनी होती है वो कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। तो ये मीजोनेफ्रोस से पता चला कि किडनी का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, मीजोनेफ्रोस से। तो हम ये बात भी करते हैं कि अगर अपन ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन किडनी की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। जब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात भी करेंगे, तो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। इतनी बात समझ में आ गई, तो मीजोनेफ्रोस हो गया। अब इस मीजोनेफ्रोस के बाहर की तरफ एक डक्ट दिखाई देती है हमारे को, ऐसे एक ऐसे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है।
ठीक है भाई, समझ में आया। इस डक्ट को अपन बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। अब ये मीजोनेफ्रिक डक्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं वुल्फियन डक्ट। अब ये वुल्फियन डक्ट और इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आगे जब अपन पढ़ेंगे तो ये काम आएगा अपने को, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि ये एक्स्ट्रा है, हर चीज काम की है। अब देखो याद करने का तरीका क्या है। ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो किसके बाहर की तरफ है, मीजोनेफ्रोस। और मीजोनेफ्रोस किसके बाहर की तरफ है, गोनेडल रिज की बाहर की तरफ है। गोनेडल रिज क्या बनाना चाहता है, गोनेड्स को या तो टेस्टिस बनाएगा या तो ओवेरी बनाएगा। और अगर मीजोनेफ्रोस क्या बनाएगा, किडनी बनाएगा। अब ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, इसको अपन वुल्फियन डक्ट बोलते हैं। ये अल्टीमेटली आगे जाकर के मेल स्ट्रक्चर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। याद रखने का तरीका क्या है कि डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है हमारे पास में, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, एम, ठीक है ना। तो ये जो डब्ल्यू है इसका अगर आप उल्टा करोगे तो ये हमारे पास में होता है एम, और एम का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, मेल स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो अपने पास में वुल्फियन डक्ट होती है या मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो क्या बनाती है हमारे को, हमारे बॉडी के अंदर मेल के स्ट्रक्चर बनाती है, यानी मेल के डक्ट का फॉर्मेशन करती है। अब इसी मीजोनेफ्रिक डक्ट के बाहर की तरफ एक और डक्ट हमारे को दिखाई देती है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो ये जो हमारे को डक्ट दिखाई देती है ये किसके बाहर की तरफ है, मीजोनेफ्रिक डक्ट के बाहर। तो इसका नाम हम रखते हैं पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। और इसी डक्ट का एक और नाम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है हमारे को, इसको अपन बोलते हैं मुलेरियन डक्ट होती है, ठीक है। तो वुल्फियन डक्ट अगर मेल स्ट्रक्चर बना रही है तो मुलेरियन डक्ट किसको बनाएगी, फीमेल। इसको याद रखने का तरीका, एम का उल्टा डब्ल्यू, और डब्ल्यू से क्या होता है वुमेन, और वुमेन को अगर अपन ये बात करें फीमेल भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रखने का तरीका जो है, एक ट्रिक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि एम का जस्ट उल्टा जो होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से अगर अपन ये बात करें वुमेन या फिर फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन बोलते हैं यूरिथ्रल, या फिर अपन बोलते हैं यूरिथ्रल साइनस भी अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन ये इसको अपन बोलते हैं यूरोजेनाइटल साइनस बोलते हैं। यूरोजेनाइटल का मतलब जहां पे यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों आपस में आकर के ओपन होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल साइनस बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे को 4 से लेकर के 5th वीक के बीच में दिखाई देता है, जिसमें से अगर अपन ये बात करें कि हमारे को जैसे ये जो मिला हमारे को, ये गोनेडल रिज मिला हमारे को। गोनेडल रिज के बाद में हमारे को क्या मिला, ये मीजो नेफ्रोस मिला, ये है मीजो नेफ्रोस। ठीक है, ये मीजोनेफ्रोस है ये। और मीजोनेफ्रोस के बाहर की तरफ हमारे को क्या मिला, मीजोनेफ्रिक डक्ट मिली। और मीजोनेफ्रिक डक्ट के बाहर की तरफ हमारे को क्या मिलेगा, ये अपने पास में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब एक चीज इसके अंदर ये नोट कर लेना कि यहां पे ध्यान रखना कि हमारे पास में जो फीमेल और मेल स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो डक्ट होती है वो 2 होती है। अगर अपन ये बात करें कि मेल को बनाने वाली मेल स्ट्रक्चर डेवलप कौन सी डक्ट से होगा, वुल्फियन डक्ट से। मेल स्ट्रक्चर का जो डेवलप में होगा, डेवलप्ड फ्रॉम वुल्फियन डक्ट। इतनी बात समझ में आ गई, किससे बनेगा, वुल्फियन डक्ट से। और फीमेल स्ट्रक्चर किससे बनेगा, फीमेल जो स्ट्रक्चर बनेगा, फीमेल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किससे बनेगा, डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हो,
W M से याद रख सकते हो और M W से याद रख सकते हो। कैसे? W से क्या हो गया हमारे पास में वुल्फियन डक्ट, और वुल्फियन डक्ट किसको बनाती है? मेल स्ट्रक्चर को। और M से क्या हो गया मुलेरियन डक्ट, और मुलेरियन डक्ट किसको बनाती है? फीमेल स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये जो W है, W का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वुल्फियन डक्ट, और M से क्या हो गया मुलेरियन डक्ट। ठीक है, और यहां पे M का मतलब हो गया मेल, और W का मतलब हो गया, आप सिंपली वुमेन भी बोल सकते हो या फिर फीमेल भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको कौन सा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है? तो एक चीज तो क्लियर हो गई हमारे को कि जब 4 से लेकर के 5th वीक का पीरियड जो होता है उसमें दोनों स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। गोनेड्स जो होते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, रिज लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? गोनेडल रिज, और गोनेडल रिज के बाद में मीजोनेफ्रोस, और मीजोनेफ्रोस के बाद में मीजोनेफ्रिक डक्ट, और मीजोनेफ्रिक डक्ट के बाद में पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो एक चीज हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपने पास में यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के दोनों डेवलप कैसे होते हैं? पैरेलली डेवलप होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखना कि हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम डेवलप्स पैरेलली। ठीक है, डेवलप पैरेलल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से? इतनी बात क्लियर होगी कौन सा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है? तो अब आगे ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं मेल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, एम को जस्ट उल्टा कर देना, कौन सा? वुल्फियन डक्ट। और फीमेल स्ट्रक्चर को कौन बनाता है? तो फीमेल से आप वुमेन भी याद रख सकते हो, डब्ल्यू को उल्टा कर देना मुलेरियन डक्ट। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी, इसलिए ये मैंने आपको इतना सब बताया कि क्या चीज क्या रहती है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। अब जैसे कि आपने एक सीख रखा है, 10th क्लास के अंदर भी सीखा था और 12th क्लास में भी सीखा था कि अगर मेल की अगर अपन बात करें तो मेल के पास में तो अगर अपन ये बात करें सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई, और फीमेल के पास में एक्स और एक्स। तो उसी से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर अपन ये बात करें, अगर हम बात करते हैं मेल की और एक तरफ अपन बात कर लेते हैं फीमेल की। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि फीमेल को डेवलप करने वाले डक्ट कौन सी होगी, स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फीमेल को डेवलप करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होगा? वुल्फियन या मुलेरियन डक्ट? मुलेरियन डक्ट। तो इसका जो डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा? मुलेरियन डक्ट से होगा। और इसका डेवलपमेंट किससे होगा? वुल्फियन डक्ट से होगा। इतनी बात पहले पड़ी। अब अगर अपन ये इसका क्रोमोसोमल पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं तो मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर अपन ये बात करें एक्स और वाई, यानी अगर अपन ये बात करें सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, और फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और एक्स। यानी फीमेल के अंदर एक होमोलोगस पेयर पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम का, और इसके पास में क्या होता है? मेल के पास में होमोलोगस पेयर नहीं होता, इसके पास में क्या होता है? आपके एक तरीके से अलग अलग क्रोमोसोम, एक ही एक्स होता है और एक ही वाई होता है। अब जब अपन देखते हैं तो मेल के अंदर अगर आपने एक चीज सीख रखी है तो टोटल क्रोमोसोम के अंदर अगर अपन ये बात करें तो यहां पे गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कैसे बनते हैं? एक गैमेट जो बनता है वो बनता है 22 प्लस एक्स, और एक बनेगा इसके अंदर 22 प्लस वाई। यानी मेल जो होता है दो तरीके के गैमेट बनाता है, एक बनाता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ये 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, जो कि मेल और फीमेल के अंदर सिमिलर होते हैं। अब अगर फीमेल की अगर अपन बात करें तो ये दो गैमेट बनाती है लेकिन एक ही टाइप के बनाती है, इसलिए इसको अपन क्या लिखते हैं? 22 प्लस एक्स लिखते हैं। इतनी बात समझ में? और आपने एक सेक्स डिटर्मिनेशन और एक चीज पढ़ रखी है कि जब मान लो कि ये वाला स्पर्म इससे जाकर के फ्यूज होगा तो क्या बनेगी? फीमेल, और ये वाला स्पर्म इससे जाकर के फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? मेल। यानी मेल और फीमेल बनने के चांसेस कितने कितने? 50-50%। ठीक है, ये चीज तो बात आपको क्लियर है। अब अपने को ये समझना है कि जब दोनों स्ट्रक्चर यानी वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट एक ही चीज में प्रेजेंट है, तो अगर मान लो कि भाई मेल बनाना है तो कैसे बनेगा और फीमेल बनाना है तो कैसे बनेगा? तो एक कहावत होती है, कहावत ये होती है कि अगर मान लो कि मदर चाहती तो हर जो उसका बच्चा होता वो फीमेल होती। बात समझ में? अगर मान लो कि मां अगर चाहती तो उसकी हर बच्चा क्या होता? फीमेल होता या फिर डॉटर होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? तो इसको देखो, अगर मान लो कि सपोज ये करना है कि भाई आने वाला जो बच्चा है वो क्या है? मेल है, क्योंकि फीमेल का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अब मेल कैसे बनेगा उसको देखो।
अब देखो इस मेल के पास में क्या होता है कि इसके पास में एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इस वाई क्रोमोसोम की कहानी सुनते हैं। आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, और जब आपको जेनेटिक्स और साथ साथ में एमबीआई पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे। वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाएंगे, वहां पे पढ़ाएंगे आपको सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा जीन किसके पास में होता है, सबसे कम जीन किसके पास। तो हमारी अगर मेल की बॉडी के अंदर अगर अपन ये बात करें, सबसे लास्ट क्रोमोसोम जो खोजा गया, और सबसे लास्ट क्रोमोसोम जो था, खोजा तो नहीं गया, सबसे लास्ट क्रोमोसोम जो आता है वो सबसे छोटा क्रोमोसोम, वो होता है वाई क्रोमोसोम। तो ये वाई क्रोमोसोम को जब अपन देखते हैं तो ये वाई क्रोमोसोम है, मान लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये वाई क्रोमोसोम जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ये वाई क्रोमोसोम जो होता है, अगर इस वाई क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें, तो ये वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। और इस स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम के ऊपर करीब करीब 231 जीन होते हैं। कितने होते हैं, याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम, और जीन कितने होते हैं, ये 231। तो एक जब अपन एमबीआई पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा भी कि सबसे छोटे वाले क्रोमोसोम से 231 जीन होते हैं। सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा, वाई, और एक जीन कितने होते हैं, 231 जीन होते हैं, ठीक है। अब इन जीन में से अगर अपन ये बात करें, इसके पास में एक जीन होता है जिस जीन का नाम होता है, इसके पास में वन ऑफ जीन होता है, ठीक है ना, एक जीन होता है जिसका नाम होता है SRY जीन होता है। और इसी जीन को एक और नाम से भी बोलते हैं, TDF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस जीन को, SRY जीन, और एक TDF। SRY जीन की अगर फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें, तो इस SRY जीन को अपन बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। अब नाम से पता चलता है कि ये वो जीन है जो सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। समझ में आया। TDF का मतलब होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, माइनिंग फैक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और अगर अपन ये बात करते हैं SRY जीन की, SRY जीन कहां पे, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। और किन वाई क्रोमोसोम पे टोटल जीन कितने हैं, 231। उनमें से एक जीन कौन सा है, SRY। वाई क्रोमोसोम का काम यही होता है, मेल को बनाना। अगर मान लो वाई नहीं होगा तो मेल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। तो कैसे बना, आपको ये समझ में आया कि वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है जिसके ऊपर एक जीन होता है जिसको अपन बोलते हैं SRY जीन, और एक TDF जीन। अब ये देखो SRY जीन जो क्या करता है, ये कुल मिलाकर के इंड्यूस करता है सर्टोली सेल को। एक तरीके की सेल अपन पढ़ाई जाएगी आपको जिसको अपन बोलते हैं सर्टोली सेल। तो ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस सर्टोली सेल, ठीक है भाई। अब ये सर्टोली सेल से जब अपन बात करेंगे, सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं या फिर कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो उन हार्मोन की अगर अपन ये बात करें, इस सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जिसका नाम होता है AMH, ये रिलीज होंगे, ठीक है ना। अगर अपन ये बात करें, ये सर्टोली सेल रिलीज किसको करेगी, AMH को। AMH का नाम होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा किसके एंटी है ये, एंटी नहीं, किसकी एंटी नहीं है, ठीक है ना, ये किसके एंटी है, मुलेरियन हार्मोन के, ये मुलेरियन डक्ट के। तो कुल मिलाकर के इससे जो हार्मोन निकलेगा वो इसको क्या कर देगा, जाकर के इसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। बात समझ में आई, वापस से सुनो। जब अगर मान लो कि मेल क्रोमोसोम, अगर मान लो कि मेल है, ठीक है ना, मेल का डेवलपमेंट करवाना है, तो वाई क्रोमोसोम होगा मेल के, अगर गैमेट के अंदर, जाइगोट के अंदर मान लो कि वाई क्रोमोसोम है। इस वाई क्रोमोसोम पे एक जीन है जिसका नाम क्या है, SRY जीन। ये SRY जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करके कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करेगा जिससे सर्टोली सेल इंड्यूस होगी। इंड्यूस होने की वजह से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या होगा, AMH, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन के कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे कि इसको अपन AMS भी बोलते हैं, और AM अपन F भी बोलते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन सब्सटेंस। ये कुछ हार्मोन फैक्टर, ये सब्सटेंस क्या करेंगे, कुल मिलाकर के इसका काम क्या है, ये जो मुलेरियन डक्ट बन चुकी थी 4th से लेकर के 5th वीक तक, उसको अपन को क्या करना है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है। कर दी इनहिबिट। तो अब एक डक्ट को अपन ने इनहिबिट कर दिया, तो दूसरी डक्ट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, इसको भी बना लो आप। चलो
तो हमने क्या बोला कि किस तरीके से हमने क्या करा कि जो वाई क्रोमोसोम है उसने मुलेरियन डक्ट को अपने, अगर अपन ये बात करते हैं, क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अभी अपन ने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा, इसमें हमने कहीं पे भी ये बोला कि वुल्फियन डक्ट डेवलप हो चुकी है। तो अब जब इस वाई क्रोमोसोम ने इसको इनहिबिट किया तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस वुल्फियन डक्ट को भी डेवलप कराएगा, और वुल्फियन डक्ट आगे जाकर के क्या बनाता है, मेल के स्ट्रक्चर बनाता है। चलो उसकी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास में आता है, अपन ये सीखते हैं इसके अंदर कि कैसे डेवलपमेंट होता है वुल्फियन डक्ट का। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ वुल्फियन डक्ट। क्या इतनी बात समझ में आई कि हम वुल्फियन डक्ट को डेवलप कराएंगे? कैसे कराएंगे उसको देखो। अब आपने एक हार्मोन का नाम सुन रखा होगा जिसको अपन बोलते हैं एचसीजी। सुन रखा है एचसीजी का नाम? एचसीजी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। जब प्रेगनेंसी होती है उस समय पे क्या होता है कि ये प्लेसेंटा से ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन की खास बात क्या है कि ये जो आपके ये एचसीजी जो हार्मोन होता है, ये बिल्कुल क्या करते हैं, इसके जो रिसेप्टर होते हैं, यानी ये जैसे काम करता है वैसे ही एलएच भी काम करता है। एलएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता कहां से? पिट्यूटरी से, ठीक है ना। पिट्यूटरी से जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में एफएसएच और एलएच निकलता है, वो आगे अपन सीखेंगे। लेकिन एचसीजी जो होता है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। तो अब किस तरीके से डेवलप होगा, देखो आपको ये इमेजिन करना है। हम अभी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर चल रहे हैं। मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग तो अभी हुई नहीं है, अभी आपको एम्ब्रियो के अंदर बता रहा हूं कि क्या चल रहा है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर अभी ना बच्चे के अंदर अगर अपन ये बात करें कि हमारे को मेल स्ट्रक्चर डेवलप कराने, मेल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि टेस्टिस तो बन गए, ठीक है ना। टेस्टिस के साथ साथ के स्ट्रक्चर या टेस्टिस का डेवलपमेंट भी करवाना है। और उस टेस्टिस का डेवलपमेंट जो होता है, अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन टेस्टिस पाए कहां पे जाते हैं? स्क्रोटम के अंदर। तो वहां तक पहुंचाना भी, तो देखो कैसे। तो देखो क्या होता है कि प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटा के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं एचसीजी बोलते हैं। अब ये एचसीजी जो होता है इसके रिसेप्टर और एलएच के रिसेप्टर क्या होते हैं? सेम। तो अपन आगे जाकर के जब अपन मेल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे एलएच जो होता है एक सेल पे काम करता है जिसका नाम होता है लेडिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एचसीजी क्या करता है, अगर अपन ये बात करें तो ये क्या करता है, जाकर के जो मेल के टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है लेडिक सेल। वापस से सुनो, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकला? एचसीजी। एचसीजी ने किसके ऊपर काम करा? लेडिक सेल के ऊपर। अब ये लेडिक सेल का कुल मिलाकर के काम होता है, ये एक तरीके का हार्मोन रिलीज करती है जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो लेडिक सेल जो होती है, इस लेडिक सेल का काम होता है ये रिलीज करती है, रिलीज टेस्टोस्टेरोन। आ गया भाई टेस्टोस्टेरोन। तो कुल मिलाकर के हमको ये समझ में आया कि मेल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, यानी मेलनेस के लिए हमारे को क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ये जो वुल्फियन डक्ट है इसका डेवलपमेंट कराता है। अगर अपन ये बात करें तो ये करवाता है डेवलपमेंट ऑफ वुल्फियन डक्ट, ठीक है भाई। लेकिन खास बात यह है कि वुल्फियन डक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो तीन स्ट्रक्चर ही बनते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, इसको एक ट्रिक है जिसको अपन बोलते हैं ईवीएस। ईवीएस आपने बचपन में एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है जिसको अपन क्या बोलते थे? साइंस। ई से एपिडिडाइमिस, ठीक है। ई से क्या बनेगा? एपिडिडाइमिस। वी से वास डेफरेंस, और एस से सेमाइनल वेसिकल। क्या भाई समझ में आया? जब डेवलपमेंट होगा वुल्फियन डक्ट का तो वुल्फियन डक्ट आगे जाकर के ग्रोथ करके क्या बनाएगी? एक तो एपिडिडाइमिस बनाएगी, सेमाइनल वेसिकल बनाएगी, और क्या बनाएगी? अपने वास डेफरेंस बनाएगी। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसको कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ एंजाइम होंगे जैसे कि कन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, एरोमेटेज एंजाइम, कन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? कन्वर्टेज एंजाइम जो होता है इसको क्या करता है, कुछ एंजाइम जो होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट कर करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग इसके अंदर डीएचटी के अंदर। डीएचटी आप बहुत सुनते हो, ठीक है ना, डीएचटी का नाम आप आगे भी बहुत सुनोगे। तो डीएचटी की फुल फॉर्म होती है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है भाई। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है। इतनी बात सुनने। अब ये डीएचटी क्या करता है?
फर्दर डेवलपमेंट करवाता है। ये डेवलपमेंट करवाता है या फिर फॉर्मेशन डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक बना रखी है, इसको याद रखने का, यूएसपी, ठीक है। अगर अपन यू की अगर अपन बात करें तो यू का मतलब होता है यूरिथ्रा, ठीक है ना, या फिर अगर अपन ये बात करते हैं यूरिथ्रा, तो यू से क्या बनेगा अपने पास में, यूरिथ्रा, ठीक है ना। अगर अपन ये बात करते हैं एस से, जो होता है एस का मतलब होता है स्क्रोटम। अब ऊपर भी एस है और यहां पे भी एस है, ठीक है ना, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ईवीएस के अंदर पहला जो एस है वो किसको बताता है, सेमाइनल वेसिकल, दूसरा एस किसको बताता है, स्क्रोटम, और पी से होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, या फिर सॉरी प्रोस्टेट क्या, पेनिस, ठीक है, पी से पेनिस। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। तो वापस से सुनो, इसके अंदर हमने क्या बोला, कैसे डेवलपमेंट होगा इसका, अगर वुल्फिन डक्ट का, प्लेसेंटा से एससीजी निकलेगा जिसके रिसेप्टर बिल्कुल एलएच की तरह होंगे। ये एलएच के रिसेप्टर जो होते हैं लेडिक सेल पे भी होते हैं, ये लेडिक सेल पे, तो एचसीजी कहां पे जाएगा, टेस्टिस के अंदर जाएगा और लेडिक सेल के अंदर जाएगा। लेडिक सेल से रिलीज करवाएगा टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली किसको डेवलप कराएगा, सबसे पहले वुल्फिन डक्ट को, और वुल्फिन डक्ट डेवलप होगी तो क्या बनेगा, ईवीएस, ईवीएस बोले तो एपिड्राइमिस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल। और साथ में अगर अपन ये बात करें इस एंजाइम को, या फिर एंजाइम जो होगी इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, डीएचटी के अंदर, और डीएसटी के अंदर जब ये कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा तीन का, किसका, यूएसपी, यू से यूरिथ्रा, ठीक है ना, एस का मतलब स्क्रोटम और पी का मतलब क्या हो गया, पेनिस, ठीक है। अब देखो यहां पे दो ग्लैंड और होती है, जो यूरिथ्रा जो होती है, इस यूरिथ्रा का क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। तो यूरिथ्रा क्या करती है, आउट ग्रोथ करती है, यूरिथ्रा का आउट ग्रोथ होता है, और इस आउट ग्रोथ से दो ग्लैंड बनती है, ठीक है, इस आउट ग्रोथ से दो ग्लैंड बनती है, एक बनती है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरी बनती है इसके अंदर काउपर्स ग्लैंड। जब आगे अपन मेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन सब का नाम लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मान लो कि सवाल आया, ठीक है ना, वैसे तो कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज रहती है क्या नहीं रहती, क्योंकि हम पूरी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, बनाने वाला कहीं से बना सकता है। तो यूरिथ्रा से क्या डेवलप होता है, प्रोस्टेट और काउपर। अगर टेस्ट डीएसटी से, डीएसटी किसको बनाता है, यूएसपी को, यू से यूरिथ्रा, ठीक है ना, एस से स्क्रोटम, पी से पेनिस, और टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली किसको डेवलप कराता है, वुल्फियन डक्ट को, और वुल्फियन डक्ट से क्या बनता है, ईवीएस, ई बोले तो एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इसको देख चलते हैं, चलो भाई। अब देखो हमने ये चीज सीख ली कि वुल्फियन डक्ट बन गई। अब जब वुल्फियन डक्ट बनी थी और इसके पीछे वाले अपन ने चीज में पढ़ा था मुलेरियन डक्ट इनिबिट हो गई थी, लेकिन बन तो चुकी थी। तो मेल के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि मुलेरियन डक्ट हमारे को मिल सकती है, क्यों, क्योंकि हमने उसको रोका है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि आपका घर बन रहा है, अब घर बनते बनते आपने क्या करा कि एक ऐसी चीज शुरुआत में डेवलप होगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और एंड में जाकर के आपने उसको रोक दिया, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते, यानी नष्ट नहीं कर सकते। तो जब आपका पूरा घर बन जाएगा तो वो चीज अपने को मिलेगी। हो सकता है वो बंद हो गई हो, या फिर अपन ने क्या करा, उसको बंद करा दिया। जैसे मान लो कि आपने क्या करा, घर के अंदर दो सिंटेक्स बना ली, ठीक है ना, दो अंडरग्राउंड टैंक बना ली, लेकिन एक बोला गया कि ये अंडरग्राउंड टैंक जो है वो काम का नहीं है, या फिर अपन बोलते हैं राहु के, तो जो भी चीज है, ठीक है ना, माइथोलॉजिकल एसिड, ठीक है, जो भी चीज है उसके हिसाब से बोल दिया गया ये काम का नहीं है, तो उसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन पड़ा तो है अभी भी। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी अपन मान लो कि आगे जाकर के बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हमारे घर के अंदर दो टैंक बने, लेकिन एक को हमने बंद कर दिया, उसका हमने नाम रख दिया, ठीक है ना। तो वहीं पे भी ऐसा भी यहां पे भी होगा। यहां पे क्या होगा कि जब अपन ने वुल्फियन डक्ट को डेवलप करा तो हमने मुलेरियन डक्ट को क्या कर दिया था, रिग्रेस कर दिया था। रिग्रेस का मतलब जो बन रहा था उसको हमने रोक दिया। तो उसके लिए नाम लिया जाता है, एक नाम रखा जाता है कि अगर अपन ये बात करें कि रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट जो होता है उसका एक पार्ट जो होता है जो मेल की बॉडी में दिखाई देता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है।
अब आगे जब अपन मेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स क्या होते हैं। ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स अगर मान लो कि इनिबिट नहीं होते तो ये आगे जाकर के डेवलप करते वेजाइना और यूट्रस को। ठीक है, तो अगर ये दिख रहा है तो ये देखा गया कि ये होमोलोगस होता है। ठीक है, होमोलोगस टू यूट्रस एंड वेजाइना। क्या इतनी बात समझ में आ गई अपने को कि प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स अगर मान लो कि डेवलप इनिबिट नहीं होता, ठीक है ना, तो ये क्योंकि हमने नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये इनिबिट हो गया। तो मुलेरियन डक्ट अगर मान लो कि अगर आगे ग्रोथ करती तो क्या बनाती है, यूट्रस और वेजाइना। अब इसने ग्रोथ नहीं करा तो उसका हमने एक नाम दिया और वो आगे जाकर के बिल्कुल होमोलोगस किसके दिखाई दिया, यूट्रस और वेजाइना। ये चीज बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने जो बात करी थी कि हम ये चाहते हैं कि मेल डेवलप हो, तो हमने मेल डेवलप करवा दिया और बिल्कुल प्रैक्टिकली जो अपन ने एक एक चीज देख करके मेल डेवलप। अब मान लेते हैं कि हमको मानना है कि भाई फीमेल डेवलप हो, तो फीमेल के डेवलपमेंट के लिए सिंपल सा है, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो कौन सा जीन नहीं होगा, SRY जीन नहीं होगा, कौन सा फैक्टर नहीं होगा, TDF फैक्टर नहीं होगा। अगर SRY जीन नहीं होगा तो वो किसको इंड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना, वो सर्टोली सेल को इंड्यूस नहीं करेगा, तो AMH नहीं निकलेगा, AMH नहीं निकलेगा तो मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी। सिंपल सी बात होगी। अब जब मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि मेल वाली डक्ट को इनहिबिट किया जाए। तो अगर फीमेल के अंदर देखा जाए तो मेल की वाली डक्ट मिलती है और मेल के अंदर देखा जाता है तो फीमेल की डक्ट। तो जैसे अगर अपन मेल के अंदर देखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, मुलेरियन डक्ट का अवशेष मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। वैसे ही अगर फीमेल की बॉडी के अंदर वुल्फियन डक्ट का अगर अपन मान लो पार्ट मिलेगा तो उसको अपन बोलते हैं उपोफेरोन बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे तो कोई ध्यान रखने वाली चीज नहीं है लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट, उसको अपन बोलते हैं फोरोन बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो सारी कहानी यहां पे खत्म होती है कि हम चाहते हैं कि मेल बने और मेल हमने किस तरीके से बनाया आपको सारी चीज मैंने सिखा दी। अब आगे अपन बात करते हैं कि गोनेड्स की अपन बात करेंगे। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो एक लाइन यहां पे लिख लेना कि जो अपने पास में गोनेड्स का जो डेवलपमेंट होता है, गोनेड्स जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, या फिर इसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन जो होता है वो होता है मीजोडर्मल, मीजोडर्मली। इतनी बात समझ में आई। तो तीन लेयर बनती है। तीन लेयर का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो तीन लेयर बनती है, एक होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो टेस्टिस का फॉर्मेशन या फिर अगर अपन ये बात है टेस्टिस या ओवरी का फॉर्मेशन कौन करेगा, अपने मीजोडर्म करेगी। तो यहाँ पे गोनेड्स का मतलब जो है वो आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, टेस्टिस और ओवेरे की बात कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, टेस्टिस और ओवेरे की अपन बात करते हैं। अब यहां पे अगर अपन ये बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो असली चैप्टर जो है आपका अब स्टार्ट होता है, ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर अपन ये बात करते हैं इसके अंदर कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चलो भाई अब बहुत सिंपल है, ये इवेंट के बारे में आपने प्रैक्टिकली या फिर अपन ने किसी ना किसी से सुन रखा है। मान लो कि आपको सिखाने के लिए एक हमने बनाया ये मेल और एक बना दिया हमने फीमेल। ठीक है भाई, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसके पास बाल नहीं है, इसके पास बाल है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये समझ में आया। अब मेल की अगर अपन ये बात करें तो मेल के पास में गोनेट्स की अगर अपन बात करते तो क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। तो इन भाई साहब के पास में अगर अपन ये बात करें तो इनके पास में टेस्टिस है और मैडम के पास में क्या है, ओवेरीज है। अब टेस्टिस और ओवरीज के अंदर क्या होता है कि कुछ गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बात समझते हो क्या होता है, हमने पढ़ा था फीमेल के अंदर कौन सा बनेगा, फीमेल गैमेट, और मेल के अंदर कौन सा बनेगा, मेल गैमेट। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि टेस्टिस के अंदर बनता है मेल गैमेट और ओवरी के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। ठीक है,
तो ये गैमेट बनने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है भाई, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो यानी सबसे पहले अगर कुछ भी ह्यूमंस को बनाना है, यानी अपने ही जैसी प्रजाति को बनाना है, तो उस ह्यूमन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। इतनी बात समझ में आई? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट बन गए। गैमेट बनने के बाद में अगर अपन ये बात करें कि एक गैमेट को दूसरे गैमेट के पास में जाना है, अब आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि फीमेल गैमेट जो होता है साइज के अंदर लार्ज होता है, तो मूव नहीं कर सकता। मेल गैमेट की अगर अपन बात करें तो ये जो है मेल गैमेट की अगर अपन बात करें, ये इसकी अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्म की। और फीमेल गैमेट किसकी बात कर रहे हैं? ओवम की। तो इस स्पर्म और ओवम की मीटिंग के लिए स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जो स्पर्म है ये क्या करता है? एंट्री करता है फीमेल की बॉडी के अंदर और इससे क्या करता है? मीट करता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का कुल मिलाकर के मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट का फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करना? ट्रांसफर करना। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया इसके अंदर अपने पास में? इनसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जैसे ही इंसेमिनेशन हुआ तो ये आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। यानी अगर अपन मान लो कि ये जो स्पर्म था, ठीक है, और ये ओवम था, ये आपस में क्या करेंगे? जैसे ही ये इसके पास में इंसेमिनेट करेगा तो इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को अपन एक टेक्निकल टर्म्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा इसके अंदर? फर्टिलाइजेशन होगा। थर्ड स्टेप में अपन बात करते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई अपने को? पहला स्टेप कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप कौन सा है अपने पास में? इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जो अपन ने पहले भी देखा था। ये एन है और ये भी एन है। एन और एन मिलकर के क्या बनाएंगे? 2n। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट खुद कैसा होता है? यूनिसेलुलर और डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस जाइगोट से हमारे को एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है, तो ये क्या करेगा? डिवीजन। और यहां पे डिवीजन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो जाइगोट जो होगा वो क्लीवेज डिवीजन करने के बाद में क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना है इसको फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या किया जाएगा? इंप्लांट। इंप्लांट का अंदर समझते हो? ये बन गया, फैलोपियन ट्यूब से मूव करते करते उसके यूट्रस की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? तो अब जो प्रोसेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझ गए क्या चीज होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो बना है उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा इसके अंदर अपने पास में? ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद में पूरा का पूरा गेस्टेशन पीरियड चलेगा। गेस्टेशन पीरियड का मतलब हिंदी में बोलते हैं गर्भकाल। और ह्यूमन के अंदर गर्भकाल कितने देर का होता है? 9 मंथ का होता है अप्रोक्सीमेटली। अपन 9 मंथ बोलते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, ज्यादा भी जा सकता है ये। तो ये गर्भकाल 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड पूरा होगा, उसके बाद में मनाया जाएगा फर्स्ट हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आपको मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया कि किस तरीके से ये चीज है। ठीक है, तो भाई कौन कौन से स्टेप होते हैं फटाफट से बता दो। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, फोर्थ क्लीवेज डिवीजन, फिफ्थ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में पार्चुरेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन किसका होता है? मेल गैमेट का या फीमेल गैमेट का? मेल गैमेट का, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन। और इम्प्लांटेशन क्या होता है अपने पास में? इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो जाकर के कहां अटैच होगा?
यूट्रस में, और गेस्टेशन पीरियड पूरा कंप्लीट करने के बाद में क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरे के पूरे इवेंट होते हैं जिसको अपन को एक एक करते हुए समझना है, ठीक है। अब कुछ चीजें ये हैं कि जो पिछले वाली चीजों से मिलती। अब जब वुल्फियन डक ने डेवलपमेंट करा तो डेवलपमेंट करने के बाद में दो तीन चीजें बनेगी। हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब इसकी अपन बात करते हैं, इसको देखो। तो अगर अपन ये बात करें तो सेक्स ऑर्गन की अपन बात करें, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो अब ये अलग अलग क्यों बांट रखा है, सबसे पहले देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं उसका क्या होता है, फॉर्मेशन और रिलीज होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर वो ऑर्गन आते हैं जिनके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। इनका प्राइमरी काम क्या है, इनका प्राइमरी काम है गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन। और दूसरा काम जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि हार्मोन, हार्मोन को बनाना या फिर हार्मोन को रिलीज करना। और कौन सा हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे होता है हार्मोन्स, ठीक है। तो अगर अपन ये बात करें खास करके किसको, सेक्सुअल हार्मोन को। तो अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के अंदर कौन कौन से होंगे उसको देखो। अगर अपन प्राइमरी की अगर अपन बात करते हैं तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। अच्छा मेरे को ये बताओ, मेल के अंदर जो गैमेट बनता है वो कहां पे बनता है, टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस क्या हो गया, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहां पे अगर अपन ये बात करें टेस्टिस हो गया, ठीक है भाई, टेस्टिस हो गए। टेस्टिस की अगर अपन ये बात करते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं, या फिर अगर अपन ये बात करें जो के अंदर, ठीक है, टेस्टिस है। टेस्टिस क्या हो गए, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। अच्छा फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है, ओवरी। तो ओवरी क्या होगी, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। यानी इस टेस्टिस के अंदर ही लेडिक सेल होती है, वहां पे एक तरीके का एंड्रोजेनिक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को अपन मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ओवरी के अंदर से या फिर अगर अपन ये बात करें फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन जो होता है वो होता है अपने फीमेल हार्मोन। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट भी कर लो साथ साथ में, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, ये जैसे इसका सिंथेसिस करवाने में काम आता है। चले आगे भाई, चलो। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन और हार्मोन का सिंथेसिस। और कौन से हार्मोन, सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस। मेल के सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल का सेक्स हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन। मेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन का होता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर हार्मोन जो गैमेट का फॉर्मेशन का होता है ओवरीज में। अब देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या काम करते हैं, देखो। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जब अपन बात करते हैं, ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेट के प्रोडक्शन में काम नहीं आते, लेकिन ये क्या करते हैं, उनके यूनियन में काम आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं यूनियन में। यूनियन का मतलब होता है आपस में मिलने के लिए। तो आपस में मिलने के लिए क्या करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन काम आते हैं। तो ये अगर अपन ये बात करते हैं, अपन ये बात करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन यूनियन ऑफ गैमेट, ठीक है।
यूनियन ऑफ गैमेट की अगर अपन बात करें तो गैमेट को मिलाने के लिए क्या करते हैं, ये काम आते हैं। और कुल मिलाकर के अपन ये भी बोल सकते हैं, एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के प्रोडक्ट जो होते हैं उसको क्या करते हैं, मिलाने के लिए काम में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे चाहे एक लाइन और लिख लो आप, इसके अंदर नॉर्मली लिख भी लो, हिंदी में लिख लो इसके अंदर, ठीक है, इसमें लिख लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के प्रोडक्ट को, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के प्रोडक्ट को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में लिखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के प्रोडक्ट को यूनियन कराने में काम आते हैं। ठीक है भाई, यूनियन में काम आते हैं। और दूसरा, डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, गैमेट नहीं बनाते। तो गैमेट नहीं बनाते और ये क्या करते हैं, यूनियन में काम में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कौन कौन से होते हैं। इसमें भी अपन ये बात करते हैं सेम, मेल के अंदर कौन सा होगा और फीमेल के अंदर कौन सा होगा, मेल और फीमेल। ठीक है भाई, चलो अब मेल की जब अपन बात करें तो इनमें जो डक्ट होती है वो काम आती है, और कुछ ग्लैंड्स होती है वो भी क्या करती है, काम में आती है। यानी उन्हीं के सीक्रेशन से तो मेल जो है, मेल का गैमेट जो है वो फीमेल की बॉडी में जा पाएगा। तो मेल के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे कि हो गया एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। और अगर अपन ये बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आ गया इसका पेनिस, और कुछ ग्लैंड्स हो गई। ग्लैंड्स के अगर अपन आगे भी बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड, तो 3 ग्लैंड होती है। एक होती है इसके अंदर सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा होता है इसके अंदर अपने प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है इसके अंदर काउपर्स, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सा हो गया मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पेनिस। ग्लैंड्स में कौन कौन आ गया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, अगर अपन बात करते हैं ऑर्गन के अंदर काम में आते हैं। अब फीमेल की अगर अपन ये बात करें तो फीमेल के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो फीमेल की जब अपन बात करते हैं तो फीमेल के अंदर जो गैमेट जो बनता है ओवरी के अंदर बनता है, और जाता कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ। तो एक तो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। स्पर्म जो होगा वो क्या करेगा, आकर के यूट्रस के अंदर, या फिर अपन बात करते हैं कि अपने एक जंक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं इस्थमस एम्पुला जंक्शन, या फिर एक एम्पुलरी रीजन बोलते हैं। जैसे पहली वाली एनसीईआरटी में लिख रखा था इस्थमस एम्पुला जंक्शन, अभी न्यू वाली एनसीईआरटी में लिख रखा है एम्पुलरी रीजन, या फिर एम्पुलरी जो अपन रीजन जो होता है वहां जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब आ गया, दूसरा यूट्रस आ गया, तो यूट्रस आ गया, फैलोपियन ट्यूब आ गया। और जो ट्रांसपोर्ट के लिए अगर अपन बात करें, मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट भी किससे होता है, अगर अपन ये बात करें वेजाइना। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर हो गए इसके अंदर, कौन कौन से हो गए, एक अपने पास में हो गया फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। और इसमें एक ग्लैंड भी होती है जिसका नाम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में लिख नहीं रखा है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, इसको भी लिख लो आप साथ में। ठीक है, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं, एक टर्म क्वेश्चन पूछा जाता है हर्निया। ठीक है, आपने एक टर्म सुन रखी होगी, एक अपन होता है हर्निया। अब यहां पे जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। ठीक है, अब इसको समझो अच्छी तरीके से। अब जैसे कि अगर अपन ये बात करें, तो अगर अपन ये बात करते हैं कि स्क्रोटम की जो लोकेशन होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी।
तो अगर अपन स्क्रोटम की अगर लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो देखो स्क्रोटम जो होता है एक डक्ट से कनेक्टेड होता है अपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये जैसे मान लो एक समझाने के लिए स्क्रोटम, ये जो डक्ट जो दिखाई दे रही है, छोटी सी जो डक्ट दिखाई दे रही है जो एब्डोमिनल कैविटी से क्या कनेक्टेड है, इसको अपन बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? इंग्वाइनल कैनाल। अब ये जो इंग्वाइनल कैनाल जो होती है ये क्या करती है, दो पोर्शन को आपस में कनेक्ट रखती है। स्क्रोटम को और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि टेस्टिस को ब्लड सप्लाई चाहिए, नर्व सप्लाई चाहिए, लिम्फेटिक सप्लाई चाहिए, वेन्स चाहिए। ये सारे के सारे जो कंटेंट होते हैं ये अपने एब्डोमन से होकर के ही तो क्या होते हैं, स्क्रोटम के अंदर आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कभी कभार क्या होता है कि जो ये अपने पास में इंग्वाइनल हर्निया की अगर अपन बात करते हैं, कि हम ये बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो मसल होती है इंग्वाइनल जो कैनाल के आसपास में जो मसल हो जाती है वो क्या हो जाती है, टोन, उसकी जो टोनिसिटी जो होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और ये जो अपने पास में डिजीज होती है ज्यादातर किस में देखी जाती है, ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उसमें देखी जाती है। और इसका कारण क्या हो जाता है कि जो मसल टोन जो होता है, ठीक है, मसल टोन जो होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। और मसल टोन लूज होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे ये एब्डोमेन के अंदर जो इंटेस्टाइन का जो लूप होता है वो क्या कर जाता है, इस इंग्वाइनल कैनाल से एंटर कर करके या तो स्क्रोटम के अंदर चला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? वापस रिपीट करता हूं, स्क्रोटम है कहां पे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो कभी कभार क्या होता है कि इसकी मसल की टोनिसिटी क्या हो जाती है, लूज होने की वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो स्क्रोटम के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसको मान लो कि इसको हम ये बोलते हैं एब्डोमिनल कंटेंट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लूप ऑफ, जैसे कि मान लो कि आपको सिखाने के लिए लूप ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का लूप हो सकता है। ठीक है, और ये जो कैविटी है या फिर ये जो एरिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और ये जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इंग्वाइनल हर्निया क्या चीज होता है कि इंग्वाइनल हर्निया देखा जाता है ज्यादातर ओल्ड एज लोगों के अंदर, या फिर ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि कोई फोर्स की वजह से, जर्क की वजह से ये जो होता है कि एब्डोमिनल कैविटी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और कहां चला जाता है, ये स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम के अंदर जाने की वजह से क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे हर्निया बोलते हैं। हर्निया का मतलब ये होता है कि एक कैविटी का कंटेंट दूसरी कैविटी के अंदर चला जाए तो उसको अपन हर्निया बोलते हैं। जैसे कि डायफ्रामेटिक हर्निया भी होता है, बहुत सारे हर्निया होते हैं, ठीक है ना, जो एक कैविटी का कंटेंट दूसरी जगह पे चला जाए, उसकी जगह घेर ले। अब यहां पे जो इंग्वाइनल हर्निया जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है कि इंग्वाइनल रीजन से क्या हो गया, ये जो अपने पास में एब्डोमिनल जो कंटेंट है जैसे कि लूप ऑफ इंटेस्टाइन वो कहां पे चला गया, आपके स्क्रोटम के अंदर चला गया। स्क्रोटम के अंदर जाने की वजह से हम इस डिजीज का नाम क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो इंग्वाइनल हर्निया को अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर यहां पे होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल लूप की अगर अपन बात करें, एब्डोमिनल लूप बोल सकते हो या फिर एब्डोमिनल कंटेंट बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो इंग्वाइनल हर्निया जो होता है अगर अपन ये बात करें, दो टाइप का होता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है ये इनकम्प्लीट और एक होता है ये कंप्लीट। ठीक है भाई, एक होता है ये इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। तो दो तरीके से होते हैं। जैसे मान लो कि आपको समझाने के लिए ये हमने बनाई एक ही बना रहे इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है ना, यहां से स्क्रोटम चालू जाता है इस जगह से, और यहां पे इसको समझाने के लिए ये इंग्वाइनल कैनाल और यहां से स्क्रोटम। अब ये दोनों के दोनों इंग्वाइनल कैनाल अगर मान लो कि एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो लगभग, अगर अपन ये बात करते हैं कि यहीं पे ही रह जाए, यहीं पे रह जाने का मतलब होता है कि इंग्वाइनल कैनाल के अंदर अंदर ही रहे, तो उस तरीके के हर्निया को क्या बोलेंगे अपन, इनकम्प्लीट हर्निया बोलेंगे। तो हम बोलते हैं इनकम्प्लीट हर्निया के अंदर जो अप टू इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, अप टू इंग्वाइनल कैनाल, यानी अगर इंग्वाइनल कैनाल तक वो रह जाए, एब्डोमिनल कंटेंट का कंटेंट हो
वो रह जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। और अगर पूरा का पूरा स्क्रोटम तक चला जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। तो कंप्लीट के अंदर क्या होगा, अगर वो कहां तक पहुंच जाए, अप टू स्क्रोटम। तो यहां पे ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्क्रोटम तक चला जाए तो हम ये बोलते हैं कि यहां पे अप टू स्क्रोटम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल सवाल ये पूछा गया, मान लो कि सवाल ये है कि फीमेल के अंदर इंग्वाइनल हर्निया देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। पहला ये चीज, इंग्वाइनल हर्निया देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। तो फीमेल के अंदर भी इंग्वाइनल हर्निया देखा जाता है, लेकिन वहां पे ये सुनो, तो फीमेल के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्क्रोटम का डेवलपमेंट है नहीं, लेकिन मेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप होने की वजह से वहां पे इंग्वाइनल कैनाल बनती है, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल तो बनेगी सी, इंग्वाइनल कैनाल बनती है, स्क्रोटम का डेवलपमेंट नहीं होता, तो वहां पे वो क्या होता है, एक रूमिनेंट वाला पार्ट हो जाता है, मतलब एक रेमिनेंट वाला पार्ट होता है, बचा कुचा पार्ट होता है। तो उसमें भी कभी कभार क्या हो जाते हैं, एब्डोमिनल लूप चले जाते हैं। तो उनमें कैसा देख, फीमेल में कैसा इंग्वाइनल हर्निया देखा जाता है, इनकम्प्लीट, और मेल के अंदर कैसा देखा है, बोथ, इनकम्प्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी आपके कोई क्वेश्चन इतना कोई माथा लगा करके पूछेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या चीज होता है इंग्वाइनल हर्निया, इसको। अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट। अब देखो हम बात करते हैं इसके अंदर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, डिसेंड ऑफ टेस्टिस। अब डिसेंड ऑफ टेस्टिस क्या चीज होता है, अब आपको सिखाने के लिए, जैसे मान लो कि ये एक एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ हम ये बात करते हैं, ये जैसे मान लो ये हमने बोला ये इंग्वाइनल लूप है और ये स्क्रोटम मान लो, ठीक। तो यहां पे ये हमने ये बोला इसको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक। तो जैसे मान लो कि यहीं कहीं पे ये टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ, ये टेस्टिस है, एक ही बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस लगभग 7 मंथ की प्रेगनेंसी तक कहां पे रहते हैं, एब्डोमेन में रहते हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट का टेस्टोस्टेरोन उसको प्रोड्यूस होता है, और उस टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से वो क्या करते हैं, डिसेंड डाउन करते हैं। डिसेंड डाउन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो बने हैं वो कहां पे चले जाए, स्क्रोटम के अंदर चले जाए, मतलब बर्थ से पहले। तो होता यह है कि ये टेस्टिस क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ होता है, ये क्या करते हैं, इस स्क्रोटम के अंदर ऐसे मूव कर जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रोसेस को अपन ये बोलते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो डिसेंड ऑफ टेस्टिस का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, अगर अपन इसको ब्रीफ में अगर समझे, तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, वाया इंग्वाइनल कैनाल। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां पे हुआ, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में गया। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन बोलेंगे डिसेंड ऑफ टेस्टिस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन बोलेंगे डिसेंड ऑफ टेस्टिस बोलेंगे। और ये डिसेंड ऑफ टेस्टिस जो होता है वो इन्फ्लुएंस में होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर ये क्या होता है, आपके इन्फ्लुएंस होता है, यानी जाता है। अब कितना टेस्टोस्टेरोन, हालांकि आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना
करीब करीब जिस समय पे डिसेंड डाउन होता है वहां पे 30 नैनोग्राम के आसपास में क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है। अगर 30 नैनोग्राम से कम हुआ तो डिसेंड डाउन फेलियर, यानी फेलियर हो जाता है, फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस। और 30 नैनोग्राम या 30 नैनोग्राम से ज्यादा है तो वो इजीली क्या कर जाता है, टेस्टिस डिसेंड डाउन कर जाता है। इतनी बात समझ में? ये तो हो गया, इसको अपन बोलते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। लेकिन कभी कभार हम ये बोलते हैं कि इसका जो डिसेंड डाउन है वो यहां पे नहीं हो पाता। तो एक केस होता है जिसको अपन बोलते हैं फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के जो डिसेंड के अंदर फेलियर जो होता है उस टर्म को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। ठीक है, वापस से सुनो, हमने क्या बोला, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या बने, टेस्टिस। और टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर जाते हैं, किसके थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। और यहां पे किसकी इन्फ्लुएंस में जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डिसेंड ऑफ टेस्टिस। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन की कम मात्रा होने की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से ये डिसेंड नहीं हो पाते, तो फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। तो क्रिप्टोर्किडिज्म जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। ये क्वेश्चन आपके कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन जो होते हैं या फिर जो डॉक्टर होते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई कितना समय हो गया टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हुए। ठीक है, इफ अगर टेस्टिस जो है वो अलाइव है या फिर अगर अपन बात करें फंक्शनल है, ठीक है, तो अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे हम इसके आगे की प्रोसेस की बात करते हैं कि इफ टेस्टिस लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, किसी भी कारण की वजह से एब्डोमिनल कैविटी, और इट इज फंक्शनल, इट इज फंक्शनल, ये क्या है, फंक्शनल है, फंक्शनल है। ठीक है, तो इधर एक प्रोसेस अपनाया जाता है, हम सर्जिकली क्या करते हैं, इस टेस्टिस को यहां से जहां पे भी ये रुक गए थे वहां से निकाल करके कहां पे डाल देते हैं, स्क्रोटम के अंदर डाल देते हैं। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर का नाम होता है ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है, तो ऑर्कियोपेक्सी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकली डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल डिसेंड ऑफ टेस्टिस। इतनी बात समझ में आ गई, सर्जिकली डिसेंड ऑफ टेस्टिस कहां से, स्क्रोटम के अंदर, कहां से, एब्डोमन, फ्रॉम एब्डोमन टू स्क्रोटम। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ऑर्कियोपेक्सी। तो पहले हमने क्या बोला, फेलियर हो गया, उस फेलियर को ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि टेस्टिस क्या फंक्शनल है कि नहीं है। फंक्शनल टेस्टिस है उसको सर्जिकली हमने क्या कर दिया, आपने ऑर्कियोपेक्सी करी और उसको अपने कहां पे भेज दिया, स्क्रोटम के अंदर भेज दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कभी कभार अगर मान लो कि जो अपने टेस्टिस जो है वो क्या हो गए, अपने एबनॉर्मल हो गए, यानी नॉर्मल तो नहीं रहे, अब एबनॉर्मल हो गए, तो इसको निकाल करके अपन को क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अब ये काम के नहीं है। तो अगर मान लो कि ये यहां पे पड़े, और हम दूसरे केस की अगर अपन बात करें कि यहां पे अगर टेस्टिस एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल टेस्टिस है, तो उसको अपन क्या करते हैं, सर्जिकली इसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्कियोडेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आएगी। ऑर्कियोडेक्टोमी का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल टेस्टिस को क्या कर देते हैं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्कियोडेक्टोमी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मान लो कि फंक्शनल टेस्टिस को ही रिमूव करना है, फंक्शनल टेस्टिस को रिमूव करने का एक प्रोसेस आपने सुन रखा होगा, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन सुना है? कि टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम फंक्शनल टेस्टिस को भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अगर मान लो कि फंक्शनल टेस्टिस को रिमूव कर दे, फंक्शनल टेस्टिस को रिमूव कर दे, क्यों,
डिक्रीजेस इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो 3 टर्म पड़ी। अच्छा मेरे को फटाफट से बता दो, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? डिसेंट, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस। उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? ऑर्कियोपेक्सी। रिमूवल करना है एबनॉर्मल टेस्टिस को, ऑर्कियोडेक्टोमी। और अगर नॉर्मल टेस्टिस को और इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन बोलते हैं। क्या सारी कहानी समझ में आ गई? ये जो है अपने नॉर्मल चीजें हैं कि जो अपन ये बात कर रहे हैं पूरी की पूरी इसके अंदर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और ये सब चीजें। और उससे पहले एक और चीज कि भाई सवाल ये आता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में पड़े थे तो क्या दिक्कत थी कि भाई यार यहाँ पे भेज रहे हैं, तो अंदर पड़े रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, दिक्कत भी नहीं होती। ठीक है। हाँ, कुल मिलाकर के ये जो किया जाता है, क्योंकि जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो स्क्रोटम के टेम्परेचर से क्या होता है? ज्यादा होता है, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री। तो टेस्टिस का डिसेंट डाउन क्यों करते हैं? बाय डिसेंट क्यों करते हैं? उसका रीजन है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर रिक्वायर होता है। और वो जो टेम्परेचर होता है वो कहां पे मिलता है? स्क्रोटम के अंदर। इसलिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाने के लिए क्या करते हैं? यहां पे अपन डिसेंड डाउन करवाते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, लगभग सभी मैमल्स के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं, लेकिन कुछ मैमल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं? डिसेंड डाउन नहीं होता। तो ये कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना जो डिसेंड डाउन नहीं होते, जिसमें जैसे कि सम मैमल्स के अंदर आते हैं। सम मैमल्स की अगर अपन बात करें तो उसमें आता है एलिफेंट। एलिफेंट होता है। और एलिफेंट के साथ साथ में अगर अपन बात करते हैं एक्वेटिक मैमल जो होता है, जैसे कि वेल, एक्वेटिक मैमल, जैसे कि अगर अपन ये बात करें वेल, इन दोनों के अंदर क्या होता है कि ऐसे एग्जांपल की बात करें एक्वेटिक मैमल के अंदर, इनके अंदर डिसेंड नहीं होता। ठीक है ना? अगर अपन ये बात करें नो डिसेंट ऑफ टेस्टिस, तो क्या इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा? होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा। ऐसा कैसे हो गया कि स्पर्म का प्रोडक्शन भी हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में खुश भी है, ठीक है, और कोई दुख भी नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? कम होता है। तो जैसे इसको नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिला बाहर के हिसाब से, तो इसका स्पर्म का प्रोडक्शन होएगा। तो यहां पे क्या होता है कि अगर अपन ये बात करते हैं, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? लेस होता है। ठीक है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से तो यहां पे क्या होता है कि सुटेबल होता है वो किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? दैट इज सुटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करते हैं कल।